कल तक चर्चा हुई थी फर्स्ट पेपर के थियरी का, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी इकाई 1.1 तथा 1.2 की। आज हम लोग चर्चा करेंगे उप इकाई 1.3 की। इसमें 1.3 में शैक्षिक मूल्य या मूल्य परक शिक्षा के बारे में चर्चा आपके सिलेबस में रखी गई है। और एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हम सभी को यह जानना आवश्यक है कि शैक्षिक मूल्य या मूल्य परक शिक्षा है क्या। शैक्षिक मूल्य जो बिंदु निकल के आते हैं अध्ययन के पश्चात। शैक्षिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्य पर निर्भर होते हैं। यदि जिस प्रकार का शिक्षा का उद्देश्य होता है उसी प्रकार शैक्षिक मूल्य होते हैं। दूसरा बिंदु जो निकल के आता है, यदि शिक्षा के उद्देश्य अस्पष्ट हैं तो शिक्षा के मूल्य भी अस्पष्ट होंगे। अर्थात यदि शिक्षा का जो टारगेट रखा गया है, जो उद्देश्य रखा गया है कि किस लिए हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या शिक्षा की व्यवस्था अगर बनाई जा रही है तो किस लिए बनाई जा रही है, अगर ये अस्पष्ट है तो शिक्षा के मूल्य भी अस्पष्ट होंगे। मतलब क्लियर नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे, क्योंकि उद्देश्य ही अस्पष्ट है और उद्देश्य पर आधारित है शैक्षिक मूल्य। शैक्षिक मूल्य जानने से पहले हम सभी मूल्य है क्या चर्चा कर लेते हैं कि मूल्य क्या है। जो अध्ययन पश्चात जो निकल के आती है, वस्तुतः मूल्य परिवर्तन समाज की वह धुरी है जिसके कारण समाज का अस्तित्व है। उपयोगिता या कल्याणकारिता की भावना ही समाज को स्थिर रखती है। तो मूल्य आपको समझ में आना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन की धुरी है जिसके कारण समाज का अस्तित्व है। अर्थात समाज का अगर अस्तित्व है तो उसके मूल्यों के द्वारा, क्योंकि समाज अगर उपयोगी नहीं है, समाज में परोपकारिता की, दूसरे के कल्याण की भावना समाज में नहीं है, तो वो समाज कभी स्थिर नहीं हो सकता। तो इसलिए जब जब समाज में परिवर्तन हुए हैं तब तब मूल्यों में भी परिवर्तन हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि मूल्य समाज के परिवर्तन का केंद्र बिंदु है। दूसरा जो बिंदु उभर के आता है, मूल्य एक ऐसा आचरण संहिता या सद्गुण है जिससे व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इसमें मनुष्य की धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था आदि समाहित हैं। ये मानव मूल्य एक ओर व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं तो दूसरी ओर उसकी संस्कृति एवं परंपरा द्वारा परिपोषित होते हैं। इस बिंदु का आशय यही है कि यह एक ऐसी नियमावली है, एक ऐसी संहिता है, मूल्य या ऐसा एक अच्छा गुण है, सद्गुण है, जिससे व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं, जो जीवन पद्धति है, उसको निर्मित करने में पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त करता है। जीवन पद्धति का निर्माण
आपने देखा होगा, आपको समाज में बहुत प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे जिनकी अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रातः उठ के उनकी जीवन पद्धति है कि पहले फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद ही कुछ अन्न ग्रहण करते हैं। ये उनके जीवन का मूल्य है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सब कुछ करने के बाद स्नान के लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दूसरे को देखकर, दूसरे के दुखों को महसूस करके अपने अंदर उस दुख की अनुभूति करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके दिखेंगे जिनको दूसरे के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी जीवन पद्धति है। ऐसी अवस्था में यह मूल्य ही निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। जब किसी व्यक्ति के महानता की बात आप करते हो कि वह व्यक्ति बड़ा महान था, तो निश्चित रूप से उसके जीवन मूल्य भी महान थे, तब वो महान था। उसकी जीवन पद्धति भी महान थी, उसके संप्रेषण का कौशल, उसके जीवन जीने का कौशल, ये सारे कुछ महान थे, तब वह व्यक्ति महान बन पाया। और इस मूल्य को निर्धारित करने में उस व्यक्ति के अपने विचार, अपने सोचने का ढंग, दूसरे पे भरोसा या विश्वास आप कह सकते हो, ये सारी चीजों का संग्रह होता है मूल्य। और जब, जैसा कि आपको पता है कि मूल्य नियंत्रित होते हैं, तो व्यक्ति के अंदर के मूल्य एक तरफ तो अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपको एग्जाम्पल के रूप में हम समझाएं, अंतःकरण का मतलब कि अगर आप कोई उचित या अनुचित कार्य करते हो जीवन में, तो उचित कार्य करने पर आपको लगता है कि यह कार्य आपने सही किया, तो आत्मिक रूप से आपको संतोष होता है कि आपने बढ़िया कार्य किया, ऐसा ही आपको करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर अनुचित कार्य करते हो आप, तो आपको लगता है कि बहुत खराब काम किया और अपने अंदर ही हमको असंतोष है। तो यह क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण हमें बताता है कि कौन से कार्य उचित हैं, कौन से कार्य अनुचित हैं। तो ये मूल्य हैं जो अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। और दूसरी तरफ जो विकसित करने का माहौल बनता है, वह व्यक्ति का अपना रीति रिवाज, परंपरा एवं उसकी संस्कृति। जैसी उसकी संस्कृति है, यदि कोई बालक, कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में रहता है जहां मरने मारने की, हमेशा झगड़ा करने का माहौल है और हमेशा एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का ही में ही उनका सिद्धांत है, उनमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वह उसकी संस्कृति है। और उसमें जो उसके मूल्य विकसित होंगे, वह उसकी रीति परंपरा संस्कृति से परिपोषित होंगे और वह मूल्य निश्चित रूप से सकारात्मक तो नहीं हो सकते, नकारात्मक ही होंगे और वह मूल्य ह्रास की तरफ उसे ले जाएंगे। तो यह मूल्य क्या है, उसके संबंध में कुछ चर्चा थी। अगले प्रस्तुतिकरण में आप कह सकते हो कि कुछ विचारकों के विचार के आधार पर जीवन के मूल्यों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला परिवर्तनशील मूल्य और दूसरा शाश्वत मूल्य। दो प्रकार के मूल्य आप कह सकते हो जीवन मूल्यों के आधार पर, कि परिवर्तनशील मूल्य और शाश्वत मूल्य। आपको यहां पे देखना होगा परिवर्तनशील मूल्य। परिवर्तनशील मूल्य क्या होते हैं? ऐसे मूल्य जिसमें समय समय पर परिवर्तन आता रहता है। आप देखो कि जो मूल्य सतयुग में, आप सब अध्यात्म से भी जुड़े रहते हो, बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों को भी आपने अध्ययन किया है, कथा या इस तरह के कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हुए हो।
अब देखो, सतयुग में जो जीने का मूल्य था, जो व्यक्ति का मूल्य था, जो शिक्षा का मूल्य था, वह त्रेता में नहीं था। युगों की जगह अगर हम सापेक्ष तुलना करें तो जो त्रेता युग में था कि एक सामाजिक आरोप पर रामचंद्र जी ने सीता जी को त्याग दिया था, वह भी एक व्यक्तिक मूल्य था। तो उन मूल्यों के आधार पर हम आज राम को महान मानते हैं। वचन के आधार पर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, वह भी एक मूल्य था, उन्हें भी हम वचनबद्धता मानते हैं। लेकिन जब आप तुलना करोगे द्वापर से, तो त्रेता युग और द्वापर युग में मूल्यों के आधार पर आपको बहुत अंतर महसूस होगा। द्वापर में भी हर तरफ आपको, चाहे महाभारत की बात करो या शासन पद्धति की बात करो, वहां पे छल, कपट, द्वेष, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। भाई भाई का हत्यारा है, पिता बेटों का अशुभनीय सोचने वाला है। तो ऐसी दशा में मूल्यों में बड़ा अंतर आ जाएगा। कलयुग की बात करें आप, तो कलयुग तो सभी युगों से अलग है। जहां तक मूल्यों की बात करें आप, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया कलयुग में। आप देख रहे हो कि हर व्यक्ति स्वार्थ में जी रहा है, शासन व्यवस्था अवसरवादिता पर निर्भर हो गई है, परिवार में पिता पुत्र पे विश्वास नहीं कर रहा है, पुत्र पिता पे विश्वास नहीं कर रहा है, घर घर में छोटी छोटी बातों को लेके कलह एवं वैमनस्यता विद्यमान है। तो इस प्रकार यदि आप देखो तो सभी युगों में मूल्य बदलते रहे हैं, और यहां तो सालों साल में कलयुग में मूल्य बदल रहे हैं, स्थान स्थान पे मूल्य बदल रहे हैं। तो परिवर्तनशील मूल्यों की अगर आप बात करो तो यह मूल्य ऐसे मूल्य होते हैं जो समय समय पर देश काल परिस्थिति के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा जो प्रकार है शाश्वत मूल्य की बात करो अगर हम, तो समानता, अस्पृश्यता निवारण, धर्मनिरपेक्षता, सत्य, अहिंसा इत्यादि शाश्वत मूल्यों की श्रेणियों में आते हैं। मूलतः उन्हीं शाश्वत मूल्यों का वर्तमान में संरक्षण होता है जो संपूर्ण मानव समाज के आधार स्तंभ हैं। तीसरा बिंदु जो निकल के आता है शाश्वत मूल्यों के संबंध में, मूल्यों को उच्च बनाने के लिए शिक्षा को उच्च बनाना आवश्यक है। अतः छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनमें मूल्यों का विकास हो तथा शाश्वत मूल्यों का संरक्षण हो। आप शाश्वत मूल्य की अगर आप बात करो तो शाश्वत मूल्य वो मूल्य होते हैं जो सभी देश काल परिस्थितियों में समान होते हैं। परिवर्तन की संभावना कम होती है क्योंकि वह सभी को आवश्यक होते हैं, हर देश काल परिस्थिति में वो आवश्यक होते हैं, इसीलिए वो शाश्वत मूल्य होते हैं। जैसा अभी हमने चर्चा किया, धर्मनिरपेक्षता, सत्य, हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वो सत्य निष्ठावादी होगा, हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वह अहिंसक होगा, अहिंसा का पुजारी होगा। हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी अगर वह उसके मूल्य अच्छे हों, उच्च हों, तो वह धर्मनिरपेक्ष होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम मानते हैं कि व्यक्ति का जो मूल्य है वह उच्च है और यह शाश्वत मूल्यों के अंतर्गत आता है। और जब इन मूल्यों को उच्च बनाना है, शाश्वत मूल्य
के अंतर्गत चलना है, ऐसे सिद्धांतों को अपनाना है कि हम महान बने, उच्च बने, तो उस स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षा को भी उच्च बनाना होगा। अतः जो आपके भविष्य के छात्र होंगे, उनमें मूल्यों का ऐसा विकास करिए, ऐसा विकास करिए कि जो शाश्वत मूल्यों का जिससे संरक्षण हो पाए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, मूल्यपरक शिक्षा है क्या? क्योंकि हम सभी अध्यापक की बात करते हैं, अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, इसलिए मूल्यपरक शिक्षा क्या है या शिक्षा के मूल्य क्या होते हैं, वह चीजें हमें जानना आवश्यक है। जो बिंदु निकल के आते हैं उसके हिसाब से छात्र वह बीज है जो अपने अंदर समस्त मूल्यों के विकास को समेटे हुए है, और शिक्षा वह परिवेश है जो इस बीज को खाद पानी देकर उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। आप देख रहे हो विचारकों ने जो कहा है कि मूल्य के विकास के लिए छात्र को अगर टारगेट बनाया जाए, लक्ष्य बनाया जाए, तो वह बीज जो मूल्यों के विकास का बीज है वह छात्र में समाहित होता है। और जिस बीज बीज जिस वातावरण में पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं, वह वातावरण है शिक्षा। शिक्षा ही इस बीज को खाद पानी देकर उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करती है, और इन दोनों के योगदान से ही मूल्यों का उद्भव हो सकता है। तो एक अध्यापक के रूप में हमें यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यों का उदय या उद्भव छात्र के ही द्वारा संभव है। हम शिक्षा उच्च रखकर एक ऐसा वातावरण दें जिससे उसके मूल्य उसके सिद्धांतों में समाहित हो, एक अच्छी जीवन पद्धति हो, एक अच्छी जीवन शैली हो, जिससे योग्य योग्य छात्र अपने आदतों का निर्माण समाज के अनुकूल कर सके। अगला बिंदु जो निकल के आता है, शिक्षा समाज की वह सीढ़ी है जिस पर पांव रखकर व्यक्ति अपने संस्कारों को संवारता है और शिक्षा को दिशा प्रदान करता है। अर्थात व्यक्ति या बालक सामाजिक प्राणी है और समाज के ही द्वारा, समाज की सीढ़ियों पर चढ़कर ही वह अपने संस्कारों को संवारता है और शिक्षा को दिशा प्रदान करता है। वर्तमान मूल्यपरक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत बालक सत्य के आधार पर अहिंसा द्वारा प्रेम पूर्वक जीवन यापन करना सीखे। अर्थात वर्तमान में हम अध्यापकों को एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था, एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जिसमें बच्चा सत्य के आधार पर अहिंसा द्वारा प्रेम पूर्वक जीवन शैली अपनाए, जीवन पद्धति अपनाए, और तभी उसकी शिक्षा मूल्यपरक होगी, तभी उसकी शिक्षा का मूल्य होगा। घरों में आप देखो, उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा विद्यालय जाने वाला आपके सामने कोई शैतानी करता है, कोई अपशब्द बोलता है या इस तरह की कोई हरकत करता है, तो आया हुआ अतिथि आपको बोलता है कि कहां इसे पढ़ा रहे हो, कौन सी शिक्षा दिला रहे हो, हाँ, इसमें कोई विकास नजर नहीं आ रहा है, कोई भी संस्कार नजर नहीं आ रहा है। तो इस उदाहरण के आधार पर भी आप देख सकते हो कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें संस्कार बच्चे में आए, और तभी शिक्षा का मूल्य होगा, तभी शिक्षा का वह मूल्य उच्च होगा। और यह तभी संभव है विचारकों के अनुसार कि जब शिक्षा में अध्यात्म
को भी जोड़ दिया जाए। जब तक अध्यात्म को शिक्षा से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक सामाजिक जिन आदर्शों की बात हम करते हैं उसे प्राप्त करना संभव नहीं होगा। आप देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है मूल्यों को लेके। प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, व्यक्ति की गरिमा, विचार, अभिव्यक्ति आदि जो मूल्य बताए गए हैं, उन्हें शिक्षा द्वारा ही छात्रों के जीवन में उतारा जा सकता है। यह संविधान की बात है। इसलिए बालकों को ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, निस्वार्थता, समभाव, मन, वचन, कर्म, एकता के गुण जैसी मूल्यपरक शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात एक शिक्षक के रूप में हमें बालकों को अगर शिक्षा के ही वातावरण में उसके मूल्य विकसित करने हैं, तो एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें बालक ईमानदारी सीखे, उपकार के गुण सीखे, विनम्रता की भावना ले, निस्वार्थता की भावना से ओतप्रोत हो, संभाव हो, मन, वचन, कर्म इन तीनों में एकता हो और ऐसे गुण उसमें विकसित हों। एक और निष्कर्ष निकल के आता है कि मूल्यपरक शिक्षा अंतर्गत शिक्षार्थी को अधिक से अधिक अनुभव से जोड़ना चाहिए तथा विद्यालय में विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों व धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए। अर्थात इस वातावरण को उपलब्ध कराने के लिए एक शिक्षक को कि बच्चे मूल्यपरक शिक्षा ग्रहण करें, उसके लिए विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां अपने विद्यालय में हम लोग मनाते हैं। उनके बारे में बच्चों को अवगत कराया जाए, उनकी जीवन पद्धतियों, उनके जीवन शैलियों के बारे में हम अध्यापक उन्हें अवगत कराएं और विभिन्न धार्मिक उत्सवों का भी, ऐसे उत्सव जिससे कुछ प्रेरणा मिले, कुछ अधिगम प्राप्त हो, ऐसे उत्सवों का आयोजन भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए किया जाना चाहिए। विद्यालय में समय समय पर भाषण, संगोष्ठी आदि का भी आयोजन करके शैक्षिक मूल्यों को उच्च बनाए रखने के लिए शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके साथ साथ छात्रों में आपसी सहयोग एवं सद्भावना के माध्यम से धर्मों के प्रति आदर को अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक मूल्यपरक शिक्षण तभी कर सकता है जब उसमें स्वयं अच्छे मूल्य विकसित होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब हम एक शिक्षक के रूप में बच्चों को कोई अधिगम कराते हैं, कोई ऐसी सीख प्रदान करते हैं जिसका बच्चा अनुकरण करे, तो वहां पर यह आवश्यक है कि उसका पालन सर्वप्रथम एक शिक्षक के रूप में हमें भी करना होगा, क्योंकि प्रत्येक छात्र का आदर्श उसका शिक्षक ही होता है। अतः शिक्षक जिन मूल्यों को छात्रों को देना चाहते हैं वह स्वयं उसमें दिखाई देने चाहिए, परिलक्षित होने चाहिए, और तभी अपने को अपनाकर, अपने को स्वयं प्रस्तुत करके ही हम छात्रों को ऐसे मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहां पर यह भी ध्यान रखने की बात होगी कि सबसे पहले शिक्षा बालक माता पिता से लेता है। अतः माता पिता का व्यवहार मूल्यों से संबंधित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में भी नैतिक मूल्य संबंधित अंश होने चाहिए। मतलब कि जब हम बालक की बात करते हैं तो सबसे प्राथमिक पाठशाला हम मानते हैं कि परिवार होता है, और माता पिता से जो बच्चा शिक्षा लेता है वह मूल्य परक होने चाहिए। जब संस्कारों की बात हम करते हैं, जब मूल्यों की बात करते हैं,
तो प्राथमिक पाठशाला से ही यदि उसके संस्कार, उसके मूल्य विकसित नहीं होंगे तो हम विद्यालय में उसे बहुत हद तक संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए विचारकों ने माना है कि माता पिता का व्यवहार मूल्यों से संबंधित, अर्थात जो वो संस्कार दे रहे हैं वह मूल्यों से संबंधित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में भी नैतिक मूल्य संबंधित अंश होने चाहिए। जो हम पाठ्य पुस्तक बच्चे को देते हैं, प्रयास ये रहे कि वह सिर्फ एक विषय विशेष की पाठ्य पुस्तक न रह जाए, उसमें भी कहीं न कहीं मूल्य होने चाहिए, मूल्य परक शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान तथा उन्नत तकनीक के साथ मूल्यों को भी महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात विषय के साथ तकनीकी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उन तकनीकों में मूल्यों को भी महत्व देकर हम आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में भी हम व्यक्ति स्तर पर, छात्र स्तर पर, बच्चों के स्तर पर मूल्यों को उचित, उच्च बनाए रख सकते हैं। तो यह आज चर्चा हम लोगों ने मूल्य परक शिक्षा के बारे में की है। आशा है कि आप सभी को यह टॉपिक पसंद आया होगा और आप सभी ने अधिगम किया होगा